नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक जंगल जो सिर्फ पेड़ों और परछाइयों से नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं की सिसकियों से भरा है। एक बैच नंबर 99 जो कहीं मिला नहीं बल्कि किसी ने चाहा कि वो मिले, और एक इंसान विक्रम जो सच्चाई की तलाश में उस जंगल की ओर बढ़ता है। पर उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्राप में कदम रख रहा है। इस कहानी में मौत सिर्फ अंत नहीं है और आत्माएं सिर्फ भूत नहीं, गवाह हैं एक ऐसे जुर्म की जो मिटाया नहीं गया, दबा दिया गया। अब वो आवाजें वापस आई हैं, इंसाफ मांगने। क्या विक्रम इस जंगल की गहराइयों से बाहर निकल पाएगा या फिर ये जंगल अब उसे भी हमेशा के लिए निगल लेगा? शुरुआत तो हुई है, लेकिन अंत अब भी इंतजार कर रहा है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम जी की जुबानी सुनते हैं। मैंने जब पहली बार जगपुरा जंगल का नाम सुना था तो यह मेरे लिए सिर्फ एक और सरकारी पोस्टिंग थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरी नई नियुक्ति हुई थी और मुझे इस जंगल में तैनात किया गया था। हालांकि जब मैं जगपुरा के मुख्य फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। ऑफिस में बैठे बाकी अधिकारी आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया, उनमें से कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। एक अधिकारी जिनका नाम शर्मा था मेरी ओर बढ़े और बोले, यहां पोस्टिंग ली है तो बस एक बात याद रखना, जंगल में रात के समय अकेले मत जाना। उनके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुझे बताया गया कि मुझे रणवीर सिंह नाम के एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ काम करना होगा। वे पिछले 15 सालों से यहां तैनात थे और इस जंगल को अच्छी तरह जानते थे। मेरी ज्वाइनिंग के कुछ घंटों बाद ही रणवीर सिंह से मुलाकात हुई। वे एक मजबूत कद काठी के व्यक्ति थे, चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, नया आया है, यहां बहुत कुछ देखेगा। जगपुरा जंगल वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। उनकी बातों में रहस्य था, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर भी उनके शब्दों ने मेरे भीतर एक अजीब सा संदेह भर दिया। क्या इस जंगल में कुछ ऐसा था जिससे सभी डरते थे? मेरी पहली गश्त रात में रखी गई थी। रणवीर सिंह ने कहा, आज रात तुझे जंगल दिखाएंगे, समझे बिना यहां नौकरी करना मुश्किल होगा। मैं तैयार था, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब बेचैनी थी। हम जीप में सवार होकर जंगल के भीतर जाने लगे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ खड़े थे, जिनके पत्तों की सरसराहट भी अंधेरे में रहस्यमयी लग रही थी। रणवीर सिंह ने गाड़ी चलाते हुए कहा, तेरे से पहले भी यहां कई ऑफिसर आए, लेकिन ज्यादातर टिक नहीं पाए। क्यों? क्या यहां कोई खतरा है? मैंने पूछा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, खतरा है, पर वह ऐसा नहीं है जिसे तू समझता है। कुछ लोग यहां आते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ की लाशें मिलती हैं, कुछ की नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सोचा कि वे शायद कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर लगा कि वे पूरी तरह सच बोल रहे थे। हम थोड़ी देर बाद एक पुराने चौकी के पास रुके। यह एक जर्जर सी जगह थी, जिसकी दीवारें धुंधली रोशनी में काली पड़ी हुई लग रही थीं। रणवीर ने इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां विजय राठौड़ आखिरी बार देखा गया था। कौन विजय राठौड़? मैंने पूछा। एक फॉरेस्ट गार्ड जो कई साल पहले यहां तैनात था। एक रात गश्त पर गया और कभी लौट कर नहीं आया। रणवीर की आवाज भारी हो गई। मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी। विजय राठौड़ का नाम सुनते ही रणवीर सिंह की आंखों में एक अनकही दहशत दिखी। मैंने उनसे और पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आगे बढ़ते हैं। हम जंगल के और भीतर जाने लगे। आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रणवीर सिंह ने अचानक जीप रोक दी और नीचे उतरते हुए बोले, तुझे कुछ दिखाना है,
हम दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर पर हमें एक टूटी फूटी चौकी दिखी जो काई से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। रणवीर ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, विजय राठौड़ यहीं गश्त कर रहा था जब वह गायब हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मुझे यह सब क्यों दिखा रहे थे। तभी मैंने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। मैंने झुककर उसे उठाया तो देखा कि वह एक बैज था। बैज पर 99 लिखा हुआ था। यह क्या है? मैंने रणवीर सिंह की ओर देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बैज को मेरी हथेली में दबाकर कहा, इसी बैज को लेकर विजय गायब हुआ था। यह फिर से यहां कैसे आया? उनकी आवाज में डर था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रणवीर सिंह ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसे छोड़ दे। बैज नंबर 9 का इतिहास अच्छा नहीं है। इतना कहकर वे तेजी से वापस जीप की ओर बढ़े। मैंने उनकी आंखों में पहली बार भय देखा था। कुछ तो था इस बैज के पीछे, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। मेरा मन अजीब सवालों से घिरने लगा। क्या सच में यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? रणवीर सिंह बैज नंबर 99 को देखकर घबराए हुए थे, लेकिन मैं अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि इसमें ऐसा क्या रहस्यमय था। उन्होंने मुझसे कहा, तू इसे छोड़ दे विक्रम, यह बैज इस जंगल में पिछले कई सालों से तबाही मचा रहा है। मैंने उनकी बात को अनसुना करते हुए बैज अपनी जेब में रख लिया। हम फिर से जीप में सवार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी भूतिया आकृति जैसी लग रही थीं। कुछ ही देर में हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां से रास्ता खत्म हो रहा था। रणवीर ने टॉर्च जलाते हुए कहा, अब हमें पैदल जाना होगा। जंगल के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अज्ञात डर फैला हुआ था। चलते चलते हमें एक पुरानी चौकी दिखी जो पूरी तरह उजाड़ पड़ी थी। यहां सिर्फ जंगली घास और दीवारों पर उग रही फफूंदी बची थी। यही वह जगह है जहां विजय राठौड़ आखिरी बार देखा गया था, रणवीर ने कहा। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, मुझे वहां जमीन पर खरोंच के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन को नाखूनों से खुरचा हो। अचानक हवा और तेज हो गई और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रणवीर ने फुसफुसाया, ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मैं एकदम जड़ हो चुका था। कहीं दूर से एक अस्पष्ट चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। हम दोनों तेजी से जीप की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम चले, मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। आसपास घना अंधेरा छा गया। रणवीर सर, मेरी टॉर्च बंद हो गई, मैंने घबराते हुए कहा। मेरी भी। उनकी आवाज बेहद धीमी थी। अब हम दोनों एक घने अंधेरे के बीच खड़े थे। अचानक हमें पास की झाड़ियों से सरसराने की आवाज सुनाई दी। ये कोई जानवर नहीं था, ये कुछ और था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रणवीर से कहा, आपको भी कोई आवाज सुनाई दी? उन्होंने सिर हिलाया। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रणवीर सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाए, यहां से निकलो। हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन रास्ता जैसे और लंबा हो गया था। चारों ओर से सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई अनजानी ताकत जो हमें यहां से जाने नहीं देना चाहती थी। हम किसी तरह जीप तक पहुंचे और रणवीर ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। वह फिर से आ गया, वह हमें देख रहा है। रणवीर सिंह बड़बड़ाए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो इंसानों की समझ से परे था। हमने जीप पूरी रफ्तार से चलानी शुरू की, लेकिन जैसे ही हमने जंगल के बाहरी इलाके में कदम रखा, अचानक इंजन बंद हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा था और हवा अब भी अजीब तरह से सरसराने लगी थी। मैंने जेब से बैच निकाला और उसे गौर से देखा। उस पर अब भी 99 लिखा हुआ था।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये बैच किसी खून से सना हुआ हो। उसे फेंक दे, रणवीर सिंह ने चीख कर कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी आंखों के सामने एक डरावनी छवि उभर आई। एक अधजली वर्दी पहने आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी जगह जगह से फटी हुई वर्दी के ऊपर वही बैच नंबर 99 टंका हुआ था। वह आदमी मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। मैंने घबराकर बैच जमीन पर गिरा दिया और रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी ने जंगल का रास्ता छोड़ा, वह परछाई धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। अब तुझे समझ आया कि हम इस बैच से क्यों डरते हैं, रणवीर सिंह ने कहा। मेरे होंठ सूख चुके थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं जान गया था कि जगपुरा के जंगल में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों की पहुंच से परे था। और अब मैं इस रहस्य का एक हिस्सा बन चुका था। रात के सन्नाटे में, जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, मेरे कमरे में हलचल थी। सरकारी क्वार्टर में मेरी पोस्टिंग को मुश्किल से 2 दिन हुए थे, लेकिन यहां पहले ही कुछ अजीब घटने लगा था। पिछली रात जंगल में जो कुछ हुआ, उसकी यादें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। बैच नंबर 19 मेरी जेब में पड़ा था, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब बेचैनी भी थी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होनी थी। करीब आधी रात का वक्त होगा। बाहर हल्की हल्की हवा बह रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा नींद लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बैच की बातों में उलझा हुआ था। तभी कमरे में एक धीमी सी आवाज आई, मानो कोई मेरे दरवाजे के बाहर चल रहा हो। मैंने तुरंत उठकर टेबल लैंप जलाया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज साफ थी, कोई बाहर चल रहा था और यह आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे के करीब आ रही थी। मैंने हल्के हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाया और उसे धीरे से खोला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ बरामदे में जल रही एक हल्की रोशनी ही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, फिर बरामदे के आगे लॉन की ओर झांका। हर तरफ सन्नाटा था। शायद कोई जानवर होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने करवट लेकर आंखें बंद की, फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार कुछ ज्यादा करीब से। अब मेरा माथा ठनका। मैंने टॉर्च उठाई और बिना कोई देरी किए दरवाजा खोल दिया, लेकिन इस बार जो मैंने देखा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ा दी। बरामदे की जमीन पर गीले पैरों के निशान पास थे, जैसे कोई वहां से गुजरा हो। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? बाहर तो कहीं पानी नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी लॉन की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर बैठकर सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में यहां कुछ अजीब था? मेरी नजर टेबल पर रखे बैच नंबर 99 पर पड़ी। अचानक हवा का एक झोंका आया और बैच टेबल से नीचे गिर पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर बैच से जुड़ी कोई अनदेखी ताकत मुझ पर हावी हो रही थी। सुबह की ठंडी हवा ने मेरी बेचैनी को कुछ कम किया, लेकिन रात का वह वाकया मेरे जहन से निकल नहीं रहा था। मैं सरकारी क्वार्टर के बाहर बरामदे में बैठा चाय पी रहा था कि तभी सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर रणवीर सिंह माइज वहां आ गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कैसी रही रात? उन्होंने बिना भूमिका के पूछा। मैंने चाय का कप नीचे रखा और उनकी आंखों में झांक कर जवाब दिया, अजीब। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर था, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। रणवीर सिंह के चेहरे की शिकन गहरी हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, मैं तुझे कल ही समझाने वाला था, पर सोचा कि अभी नया है, डर जाएगा, लेकिन अब तुझे सच बताना ही पड़ेगा। मैंने बिना कुछ बोले उनकी तरफ देखा। वह सिर्फ एक बैच नहीं है विक्रम, वह एक साया है, एक अजीब रहस्य से जुड़ा हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जेब में रखे बैच को हल्के से छुआ। इस बैच को पकड़ने वाला कोई भी शख्स चैन से नहीं रह सकता, रणवीर सिंह ने ठंडी आवाज में कहा। तेरे से पहले जिसने इसे उठाया वह कभी लौटा ही नहीं। विजय राठौड़? मैंने धीमे स्वर में पूछा।
रणवीर सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, और उससे पहले भी 3 लोग जो इस बैच से जुड़े थे, वह सब इसी जंगल में खो गए। ना उनकी लाश मिली, ना ही कोई सुराग। मैंने बैच निकालकर हथेली पर रख लिया। वह अब भी ठंडा था, लेकिन मेरी हथेलियों में हल्की पसीने की परत जम गई थी। तू इसे वापस छोड़ दे विक्रम, यह तेरा काम नहीं है। रणवीर सिंह की आवाज में एक दृढ़ आग्रह था। मैंने उनकी आंखों में देखा, लेकिन फिर कुछ सोचकर बैच को अपनी जेब में रख लिया। मैं इसे नहीं छोड़ सकता सर। अगर इस जंगल में कुछ गलत हो रहा है तो हमें इसका सच पता करना ही होगा। रणवीर सिंह ने निराश होकर सिर झुका लिया। तू नहीं समझेगा। जब तेरे साथ भी वही होने लगेगा जो बाकी के साथ हुआ, तब तुझे मेरी बात याद आएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी ओर बढ़कर बोले, अब तू जो करेगा उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी। उनकी बातों ने मेरे मन में एक अजीब डर भर दिया, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी जाग गई। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या इस जंगल में वाकई कोई अनदेखी ताकत थी? रणवीर सिंह की चेतावनी ने मेरे मन में शक का बीज जरूर बो दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे इस रहस्य की तह तक जाना था। यही सोचकर मैंने तय किया कि आज मैं और आगे जंगल के भीतर जाकर अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि मैं और रणवीर सिंह जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के लंबे लंबे साए हमें अजीब सा एहसास दिला रहे थे, जैसे कोई हमें छिपकर देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि जमीन पर इंसानी पैरों के ताजा निशान थे। वे निशान जंगल के भीतर जा रहे थे। मैंने तुरंत झुककर मिट्टी को छुआ। ये निशान ज्यादा पुराने नहीं लगते, लगता है कोई हाल ही में यहां से गुजरा है। रणवीर सिंह भी निशानों को देखकर चौंक गए, लेकिन यहां तो कोई आता जाता नहीं है। मैंने ध्यान से देखा तो यह निशान जंगल के भीतर जा रहे थे, लेकिन लौटने के कोई निशान नहीं थे। मानो जो भी यहां गया हो वापस नहीं लौटा। यह किसी का मजाक नहीं हो सकता। हमें इन निशानों के पीछे जाना चाहिए, मैंने कहा। रणवीर सिंह पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। हम दोनों धीरे धीरे उन पैरों के निशानों के पीछे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल घना और स्याह होता गया। सूरज की रोशनी भी अब मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। तभी अचानक हमें कुछ दूरी पर एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का केबिन दिखाई दिया। यह केबिन पहले कभी किसी चौकी की तरह इस्तेमाल होता होगा, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका था। रणवीर सिंह ने फुसफुसाया, हमें सावधान रहना होगा। इस जगह के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और केबिन के अंदर झांका। अंदर धूल और जाले फैले थे, लेकिन कोने में एक नीली पुरानी फटी हुई वर्दी अन्न पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह विजय राठौड़ की वर्दी है सर, यह देखिए। मैंने रणवीर सिंह को दिखाया। उन्होंने जैसे ही वर्दी देखी, उनकी आंखें फटी रह गईं। यह तो वही वर्दी है जो विजय पहने हुए था जब वह गायब हुआ था। मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं था कि हम किसी खतरनाक साजिश के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन हम दोनों ये नहीं जानते थे कि असली खौफ अभी बाकी था। उस वर्दी को देखकर मेरे अंदर का डर अब यकीन में बदल चुका था। विजय राठौड़ की गुमशुदगी कोई साधारण घटना नहीं थी। इस जंगल में कुछ ऐसा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें महसूस जरूर हो रहा था। मैंने केबिन के कोने में एक पुराना संदूक पड़ा देखा, धूल से ढका हुआ, जंग लगे ताले के साथ। मैंने धीरे से उसका ढक्कन खोला तो अंदर फर्श पर कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। रणवीर सिंह ने झुककर उनमें से एक फाइल निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। यह क्या है? मैंने पूछा। ये उन गुमशुदा ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स हैं जो इस जंगल में गायब हुए थे, रणवीर सिंह ने धीमे स्वर में कहा। देख, विजय से पहले भी यहां 5 ऑफिसर्स लापता हो चुके हैं। मैंने जल्दी से दस्तावेजों को पलटना शुरू किया। हर फाइल में एक ही तरह की बात लिखी थी, गश्त के दौरान लापता, कोई सबूत नहीं। लेकिन एक फाइल ने मेरा ध्यान खींचा। यह सबसे पुरानी थी, लगभग 20 साल पुरानी। इसमें लिखा था, ऑफिसर रविंद्र सिंह आखिरी बार जंगल के गहरे हिस्से में देखा गया।
गुमशुदगी के समय बैच नंबर 99 पहने हुए था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत रणवीर सिंह की ओर देखा। मतलब ये बैच उससे भी पुराना है? उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन कोई इस बारे में क्यों नहीं बोलता? मैंने गुस्से से पूछा। रणवीर सिंह ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो लोग इसके करीब गए वे कभी लौट कर नहीं आए। अब मैं समझ चुका था कि यह मामला किसी आम गुमशुदगी का नहीं था। हमें इससे भी गहरे उतरकर इसका सच जानना होगा। उस दिन की खोजबीन के बाद हम क्वार्टर लौट आए, लेकिन मेरा मन बेचैन था। दस्तावेजों में जो कुछ मिला था उसने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी थी। रात का वक्त था। मैं अपनी बंदूक और टॉर्च लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। रणवीर सिंह ने मना किया था, लेकिन मुझे अब यह राज सुलझाना ही था। जंगल में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मेरी जेब में रखा बैजवल का गरमाना होने लगा। मैंने उसे निकाला और गौर से देखा। यह पहले जैसा नहीं लग रहा था। तभी पीछे से सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी घुमाई और तभी मुझे एक परछाई दिखी, लंबी, काली और बिना कोई आकृति वाली। मैंने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने बैज को मुट्ठी में दबाया, जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ कांपने लगे और एक अजीब सी घुटन भरी हवा महसूस हुई। तभी सामने की झाड़ियों से एक साया निकला। यह कोई इंसान था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। आंखें खोखली और लाल थी। वापस चले जाओ। एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाहट तक आई। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने टॉर्च का उजाला उस आकृति की ओर किया, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वह गायब हो गई। अब यह साफ हो चुका था, इस जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसानों से अलग था। उस रात मैं जैसे तैसे क्वार्टर वापस लौटा, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं सोच रहा था कि वह कौन था। वह कोई भूत था या किसी पुराने गार्ड की आत्मा? सुबह होते ही मैंने रणवीर सिंह को सब कुछ बताया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुझे समझ आया कि मैंने तुझे बैज छोड़ने को क्यों कहा था। लेकिन अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। इस जंगल के पीछे का सच मुझे पता लगाना ही था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उस रात जो कुछ मैंने जंगल में देखा वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। जब मैंने उस जली हुई वर्दी वाले आदमी की परछाई देखी और उसकी फुसफुसाहट सुनी, तो मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई थी। मुझे लगा था कि यह कोई वहम हो सकता है, लेकिन जब मैंने अपने हाथ में बैज नंबर 99 को देखा तो उसका तापमान अब भी गर्म था। डर के मारे मैं बिना पीछे मुड़े क्वार्टर की तरफ भागा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अंधेरी रात में जंगल की पगडंडियों पर दौड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा हो। मैं बार बार मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैं आखिरकार अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा तेजी से बंद किया, तब जाकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। मैंने अपनी बंदूक मेज पर रखी और कपड़े बदलने के लिए आईने की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने आईने में अपना अक्स देखा, मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकलने को तैयार हो गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा था। वही आदमी जिसकी वर्दी जली हुई थी, चेहरा आधा झुलसा हुआ था और आंखों में नफरत थी। उसकी जलती हुई आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डर के मारे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, वह अब भी वहीं था। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे कदम पीछे खींचे और जैसे ही मैं आईने से कुछ दूर हुआ, वह आकृति अचानक गायब हो गई। कमरे में अब भी वही अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरी आंखों का धोखा था या फिर मैंने सच में विजय राठौड़ की आत्मा को देख लिया था। मेरी हथेलियों से पसीना टपक रहा था। मैंने बैज को जेब से निकालकर देखा, लेकिन अब वह सामान्य लग रहा था। कुछ देर तक मैं हिम्मत जुटाकर सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है,
लेकिन मैं उस रात पूरी तरह सो नहीं पाया। हर बार जब भी आंखें बंद करता तो वही जली हुई आकृति मेरे सामने आ जाती। सुबह तक मैं यही सोचता रहा कि यह सब एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और, लेकिन जो होने वाला था वह मेरे सबसे बुरे डर से भी ज्यादा भयानक था। सुबह जब मैं उठा तो शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से ठंडे पानी से मुंह धोया और बाहर निकला ताकि ताजी हवा में सांस ले सकूं। बाहर का माहौल सामान्य लग रहा था। फॉरेस्ट क्वार्टर के बाकी कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। मैं सीधे रणवीर सिंह के कमरे की ओर बढ़ा क्योंकि मुझे उनसे रात की घटनाओं के बारे में बात करनी थी। लेकिन जब मैं उनके कमरे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। रणवीर सिंह, मैंने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था। उनका बिस्तर वैसे ही पड़ा था जैसे कोई रात को सोते समय उठा ही न हो। उनकी वर्दी कुर्सी पर टंगी थी, लेकिन उस पर से बैच नंबर 99 गायब था। मैंने जल्दी से बाकी गार्ड्स को बुलाया। हम सब ने मिलकर जंगल में उनकी तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटे तक खोजबीन के बाद हमें जंगल के अंदर वही पुराना टूटा हुआ केबिन दिखा जहां पिछली बार विजय राठौड़ की वर्दी मिली थी, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। रणवीर सिंह की वर्दी मिट्टी और खून से सनी हुई। हम सब सन्न रह गए। उनके शरीर का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ उनकी वर्दी और जूते पड़े थे। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रणवीर सिंह जंगल के सबसे अनुभवी अफसरों में से एक थे। वह इतनी आसानी से लापता नहीं हो सकते थे, लेकिन यहां उनकी वर्दी का पड़ा होना और बैच नंबर 99 का गायब हो जाना, यह सब कोई संयोग नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। पहले विजय राठौड़, फिर पुराने दस्तावेजों में मिले ऑफिसर्स और अब रणवीर सिंह। क्या यह सभी बैच नंबर 99 से जुड़े थे? यह सोचते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि अगला नंबर मेरा हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, जंगल के भीतर से एक फुसफुसाना सुनाई दिया। रणवीर सिंह की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद मेरा पूरा ध्यान इस जंगल के रहस्यों को समझने में लग गया। मैंने गांव में पुराने लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। उस जगह का नाम भी मत लो, एक बुजुर्ग ने कहा। आखिरकार बहुत खोजबीन के बाद मुझे जंगल के एक कोने में एक पुराने आदिवासी बुजुर्ग सुभाष ठाकुर वन का पता चला, जो जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब मैंने उनसे बैच नंबर 99 के बारे में पूछा तो उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तूने उस बैच को छू लिया? उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जंगल उन्हें नहीं छोड़ता जो इस बैच को उठाते हैं। इसका क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, जिसने भी इस बैच को पहना वह इस जंगल में समा गया। कुछ खुद ब खुद गायब हो गए और कुछ बदल गए। बदल गए मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, जिसे तुमने जंगल में देखा वह विजय था। मेरा खून जैसे जम गया। बूढ़े सुभाष ठाकुर की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। जिसे तुमने जंगल में देखा वह विजय था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या सच में विजय राठौड़ की आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही थी? क्या बैच नंबर 99 उसे इस दुनिया से जोड़ रहा था? इन्हीं सवालों के बीच मैं फॉरेस्ट क्वार्टर लौट आया, लेकिन दिमाग में अब भी अजीब अजीब विचार घूम रहे थे। शाम को मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने मेरी मानसिक शांति पूरी तरह छीन ली थी। लेकिन जब आखिरकार मुझे नींद आई तो वह सामान्य नहीं थी, वह एक डरावना सपना था। सपने में मैं जंगल में था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक
कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। विजय राठौड़। वही जली हुई वर्दी, वही गुस्से से भरी आंखें और वही भयावह आभा। वह मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तू भी अब हमारे साथ आएगा, उसकी आवाज गूंजी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुटने लगा हो। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। विजय मेरे कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना असली लग रहा था कि मैं अब भी उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने अपनी हथेली पर जलने के हल्के निशान देखे। अगली रात मैं बुरी तरह बेचैन था। दिन भर की ड्यूटी के बाद मैं बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पिछली रात जो सपना देखा था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन जब जबरदस्ती आंखें बंद कर सोने की कोशिश की तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में है। आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा शरीर अजीब सी जकड़न महसूस कर रहा था। फिर अचानक मुझे अपने गले पर किसी की पकड़ महसूस हुई। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, पर वह दबाव अब भी था। किसी ने सच में मेरा गला पकड़ रखा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और जैसे ही मैं हिला, दबाव अचानक खत्म हो गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने बत्ती जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। लेकिन तभी मेरी नजर आईने पर पड़ी और मैं सख्ते में आ गया। आईने पर नमी से एक वाक्य लिखा था, भाग जा वरना तू अगला है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब यह साफ था, यह बैच, यह जंगल और विजय की आत्मा सब आपस में जुड़े हुए थे, और जब तक मैं इस रहस्य को हल नहीं करता तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। अब यह सब मेरी सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो रहा था। मैं एक सरकारी फॉरेस्ट गार्ड था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे नकारना नामुमकिन था। बैच नंबर 999 के हाथ में आते ही मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। मैंने अगले दिन पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगाले। वहां एक दस्तावेज मिला जिसमें बताया गया था कि विजय राठौड़ की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन जब मैंने गहराई से पढ़ा तो पता चला कि जिस जंगल में उसकी लाश मिली थी वहां कोई आग लगी ही नहीं थी। फिर उसकी वर्दी जली कैसे? मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी जंगल में एक रहस्यमयी आग लगी थी जिसमें कई लोग जलकर मारे गए थे। तो जिस बैच को खोज रहा है वह उन्हीं में से किसी एक का हो सकता है, एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा। अब यह स्पष्ट था कि बैच नंबर 99 सिर्फ विजय राठौड़ का नहीं था, यह किसी और की निशानी थी। पर सवाल था, वह कौन था और उसकी आत्मा अब भी क्यों भटक रही थी? जवाब मुझे इसी जंगल में खोजना था। जब से मैंने बैच नंबर 99 पाया था तब से मेरी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह हो गई थी। कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। हर रात मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होती थीं। कोई अदृश्य ताकत जैसे मुझे देख रही हो, मेरे आसपास मंडरा रही हो। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा दिमाग एक ही बात पर अटका था, विजय राठौड़ की मौत और इस जंगल का रहस्य। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे यह यकीन दिला दिया था कि यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। इस जंगल में कुछ ऐसा था जो वर्षों से छिपा हुआ था, और जवाब खोजने के लिए मुझे और गहराई में जाना ही था। मैंने फॉरेस्ट ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। पुराने दस्तावेजों की ढेर सारी फाइलों के बीच मेरी नजर एक पुराने जर्जर से नक्शे पर पड़ी। यह इस जंगल का एक पुराना नक्शा था, 1975 से पहले का। मैंने गौर से देखा तो उसमें एक जगह को लाल स्याही से गोला किया गया था और उसके नीचे लिखा था, निषिद्ध क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। अगर यह इतना ही खतरनाक था तो आज तक इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह वही जगह थी जहां विजय राठौड़ गायब हुआ था? मैंने नक्शे को गौर से पढ़ा। यह जंगल के एक हिस्से में स्थित था जो आमतौर पर गश्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह बहुत अंदर था, इतना अंदर कि वहां कोई भी आसानी से न जाए। अब यह तय था कि मुझे इस जगह पर जाना होगा। शायद यही वह जगह थी जहां मेरे सारे सवालों के जवाब छिपे थे। अगली सुबह मैं नक्शे के मुताबिक उस निषिद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ा। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। यहां तक आते आते सूरज की रोशनी भी कम हो गई थी, मानो यह जगह अंधेरे से घिरी हुई हो। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। पेड़ों के बीच एक अजीब सी ठंडक थी और सबसे अजीब बात, यहां कोई पक्षी नहीं थे। आमतौर पर जंगल में हर समय चिड़ियों की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन यहां एकदम खामोशी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे कानों में एक अजीब आवाज पड़ी। कोई कराह रहा था। मैंने रुककर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें जमीन से आ रही थीं, जैसे कोई नीचे से चीख रहा हो, रो रहा हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में यहां कुछ था? मैंने जमीन पर ध्यान से देखा। वहां मिट्टी हल्की ढंसी हुई थी, मानो किसी ने कुछ गाड़ा हो। अब यह साफ था, इस जंगल में कुछ ऐसा छिपा था जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर यह जमीन कुछ छिपा रही थी तो मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा को फोन किया, जो इस क्षेत्र में कुछ अजीब घटनाओं की जांच कर रहे थे। पहले तो उन्होंने इसे बकवास समझा, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे जमीन के नीचे कुछ दबा होने का शक है, तो वह मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। अगले दिन हम दोनों कुछ मजदूरों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में वहां से हड्डियां बाहर आने लगी। पहले एक खोपड़ी निकली, फिर एक और फिर कई सारी। मजदूरों ने खुदाई जारी रखी और फिर हमें एक ऐसा सबूत मिला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक फटी हुई सड़ी गली वर्दी जिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखा था। अब यह साफ था, यह सिर्फ कोई साधारण कब्रगाह नहीं थी। ये उन फॉरेस्ट गार्ड्स की कब्र थी जो वर्षों पहले गायब हो गए थे। लेकिन सवाल यह था, इन्हें किसने मारा और क्यों? जैसे ही हमने जमीन से कंकालों को बाहर निकाला, जंगल में अचानक अजीब सा बदलाव आने लगा। हवा का बहाव तेज हो गया और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा और मजदूर भी अब घबराने लगे थे। उन्होंने कहा कि खुदाई को रोक देना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि हम किसी बड़े रहस्य के कगार पर थे। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ धूल उड़ने लगी। पेड़ जोर जोर से चरमरा उठे और जंगल की खामोशी एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई। मजदूरों ने खुदाई के औजार छोड़ दिए और पीछे हटने लगे। मैंने महसूस किया कि कुछ अनदेखी ताकत हमें वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी हवा के बीच से एक फुसफुसाहट आई, लेकिन उन्होंने इसे हवा की सरसराहट मान लिया। तभी एक जोरदार झटका लगा और खुदाई के गड्ढे के पास की मिट्टी खिसकने लगी। एक मजदूर फिसलकर नीचे गिर गया। जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला, उसने कांपते हुए कहा, वहां नीचे कोई है। किसी की आंखें मुझे देख रही थी। इतना सुनते ही बाकी मजदूरों ने खुदाई बंद कर दी और वहां से भाग खड़े हुए। मुझे समझ नहीं आया कि यह कोई भूतिया ताकत थी या सिर्फ मेरा भ्रम। लेकिन एक बात तय थी, यह जंगल हमें वहां कुछ भी नहीं खोदने देना चाहता था। तूफान थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन जंगल में अब भी अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। मजदूर भाग चुके थे, लेकिन मैं और इंस्पेक्टर मिश्रा वहां डटे हुए थे। हमने खुदाई का औजार उठाया और उस जगह को देखने लगे जहां मजदूर गिरा था। गड्ढे के अंदर मिट्टी से एक चमकदार चीज झांक रही थी। मैंने झुककर हाथ बढ़ाया और उस चीज को बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उसे साफ किया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही बैच था, बैच नंबर 99। लेकिन यह कैसे संभव था? मैंने जो बैच पहले उठाया था वह तो मेरे पास था, फिर यह दूसरा बैच कहां से आया?
इंस्पेक्टर मिश्रा ने उसे मेरे हाथ से लेकर गौर से देखा। यह तो बहुत पुराना लगता है, जंग लगा हुआ, उन्होंने कहा। मैंने उस बैच को गौर से देखा और तभी मुझे एक अजीब एहसास हुआ। यह बैच ठंडा नहीं था बल्कि गर्म था। जैसे ही मैंने उसे अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ा, एक झटके में मेरे दिमाग में कुछ धुंधले दृश्य चमकने लगे। किसी की चीखें, भागते हुए पैर, एक गहरी खाई और कोई जमीन में दफन हो रहा था। मैंने घबराकर बैच को फेंक दिया। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। इंस्पेक्टर मिश्रा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मन में अब एक ही सवाल था, क्या यह बैच ही उन सब मौतों का कारण था? रात होने तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं अपने कमरे में पहुंचा और बैच को मेज पर रख दिया। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना सन्नाटा था। मैंने जैसे ही लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटा, तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। अलमारी के अंदर से खुरचन की आवाज। मैं एकदम सतर्क हो गया। धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खरोंच रहा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। खून से लिखा था, भाग जा नहीं तो अगला नंबर तेरा है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह खून कहां से आया? मैंने कांपते हुए दीवार को छूकर देखा। यह असली खून था। और तभी मेज पर पड़ा बैच अपने आप हिलने लगा। फिर जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो, मैं जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे यकीन हो चुका था, बैच नंबर 99 की हिफाजत कोई कर रहा था और वह मुझे यहां नहीं देखना चाहता था। तूफान के बाद जंगल में फैली नीरवता और भी डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज इस मिट्टी में दफन हो। मैं अभी भी अपने कमरे में बैच नंबर 99 को घूर रहा था, जो मेरे टेबल पर पड़ा था। मेरे भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। आखिर यह बैच इतना अभिशप्त क्यों है? इस जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे एक शापित स्थान बना दिया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं अगले दिन सुभाष ठाकुर से मिलने गया। वह एक अनुभवी बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस जंगल के करीब बिताया था। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों में गहरी समझदारी और दर्द की परछाई थी। मैंने उनसे जंगल और इस बैच के बारे में पूछा तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी सूखी हुई आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, तूने जिस चीज को छू लिया है वह इंसानों का नहीं, मरे हुओं का है। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। इस जंगल में 30 साल पहले एक भयानक अन्याय हुआ था, उन्होंने कहना शुरू किया। सरकारी दस्तावेजों में तुम्हें इसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों ने जंगल के भीतर रहने वाले एक निर्दोष आदिवासी परिवार को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। वे जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जंगल की लकड़ी की तस्करी कर रहे थे और उन आदिवासियों ने इसका विरोध किया था। सुभाष ठाकुर ने अपनी आवाज में एक दर्द भरा कंपन लाते हुए आगे कहा, वे 7 लोग थे, 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे। उन सबको जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था, यहीं इस जगह पर जहां अब यह बैच पाया गया है। मेरा गला सूख गया। तब से यह जंगल उनका कब्रगाह बन गया। जो कोई भी इस जंगल में आता है और बैच नंबर 99 को छूता है, वह उनकी आत्माओं की कैद में चला जाता है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों जंगल में काम करने वाले सारे गार्ड्स एक एक करके गायब होते जा रहे थे। बूढ़े की कहानी सुनने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा श्राप था जो जंगल में सालों से घूम रहा था। लेकिन यह बैच ही क्यों? मैंने धीरे से पूछा। सुभाष ठाकुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उन 7 अफसरों में से एक, जिसका नाम विजय राठौड़ था, उसने अपने बैच नंबर 99 के नीचे उन मासूमों का खून लगा दिया था। मरने से पहले उन आदिवासियों ने उसे श्राप दिया था कि जो भी इस बैच को उठाएगा
वह उन्हीं की तरह दर्दनाक मौत मरेगा। अब सारी चीजें साफ हो रही थीं। जो भी बैच नंबर 99 के संपर्क में आता उसे उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माएं मार देती। यह बैच बस एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक श्राप की चाबी था जो उन बेगुनाहों की रूहों को भटका रहा था। और इसे रोका कैसे जा सकता है? मैंने घबरा कर पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, उनकी आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब उनका सच सामने आएगा, जब उनके शरीर को इंसाफ मिलेगा और जंगल की मिट्टी उनके खून से नहीं बल्कि प्रायश्चित से धोई जाएगी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। यह बैच अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। बूढ़े से मिलने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर पूरी रात जागता रहा। मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। तभी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और घबराहट थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, रणवीर सिंह जंगल के पास मिले हैं। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। रणवीर सिंह वही आदमी था जो कुछ दिन पहले जंगल में अचानक गायब हो गया था। मैं फौरन जंगल की ओर भागा। वहां जाकर जो देखा उसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। रणवीर सिंह नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में, पूरी तरह बदहवास हालत में जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, चेहरा सूखा हुआ और होंठ फटे हुए थे। वह जमीन की ओर देख रहा था और लगातार बुदबुदा रहा था, हमें जाने दो। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गांव वालों ने उसकी नब्ज देखी, वह मर चुका था। मुझे अपनी सांस थमती सी लगी। अब एक नया संकल्प था, मैं इस श्राप को खत्म करके रहूंगा। रणवीर सिंह की मौत ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। डर अब भी था, लेकिन अब वह डर मुझे रोक नहीं सकता था। अब यह सिर्फ एक भूतिया रहस्य नहीं था, बल्कि एक न्याय की लड़ाई थी। मुझे यकीन हो चुका था कि इस जंगल में कोई न कोई शक्ति थी जो इंसानों को अपने वश में कर रही थी। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। आंखें बंद करते ही अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगती, जैसे कोई छाया मुझे घूर रही हो। और फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा कमरा बेहद ठंडा हो गया है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे में एक अजीब सी धुंध भरी हुई थी। और फिर मुझे वह आवाज सुनाई दी, विक्रम। यह मेरा नाम था। मैंने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे साफ दिखा, वहां पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। एक धुंधली परछाई जो धीरे धीरे मेरी ओर इशारा कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई सपना नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि यह वही आत्माएं थीं जो मुझे अपने पास बुला रही थीं। मुझे लगा कि अगर मैं अब भी जंगल में नहीं गया तो यह श्राप मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने तय कर लिया, अब यह खेल खत्म करना ही होगा। अगली सुबह मैं इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा से मिलने पहुंचा। वे अब तक इस मामले में मेरी मदद कर रहे थे और उन्होंने भी इन रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया था। इंस्पेक्टर साहब, यह मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है, मैंने गंभीरता से कहा। अब हमारे पास और समय नहीं है। हमें इस श्राप को खत्म करने का कोई न कोई तरीका निकालना होगा। आनंद मिश्रा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हम कल सुबह जंगल में फिर से खुदाई करवाएंगे। अगर वहां कुछ और कंकाल मिले तो हमें सरकार से इस मामले की जांच करवानी होगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। रात करीब 2 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। विक्रम, मिश्रा जी गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई। मैंने बिना देर किए अपनी गाड़ी निकाली और जंगल की ओर दौड़ा। जैसे जैसे मैं जंगल के पास पहुंचा, मुझे अंदर तक एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गांव वाले पहले से वहां मौजूद थे। वे रात में किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे।
एक आदमी ने बताया। फिर अचानक बाहर निकले और अंधेरे में चले गए। उसके बाद से वे वापस नहीं आए। मुझे एक अजीब सा संदेह हुआ। मैंने अपने फोन में उनका नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजी और बजी। फिर कहीं अंदर जंगल से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। मेरा गला सूख गया। मैं और कुछ लोग टॉर्च लेकर आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। वह इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा का शरीर था, लेकिन वे वैसे नहीं थे जैसे जिंदा इंसान होते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली हुई थीं और उनका शरीर अजीब सी ठंड में था, जैसे मरते समय उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उनके गले पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर उनका दम घोंट दिया हो। उनके हाथ में एक मुट्ठी भर मिट्टी थी। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन सवाल यह था, क्या वे किसी इंसान से लड़े थे या फिर किसी और शक्ति से? आनंद मिश्रा की मौत ने यह साबित कर दिया कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यह आत्माएं अब किसी को नहीं छोड़ रही थीं। मैंने तय किया कि अब मुझे सीधे जंगल के उस निषिद्ध हिस्से में जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। मैंने गांव वालों से कहा कि अगर मैं 24 घंटे में वापस नहीं आया तो वे पुलिस को बुला लें। गहरी रात में मैं अकेले जंगल की ओर बढ़ा। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी अब डरावनी लग रही थी। जंगल में घुसते ही मैंने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अलग था। सब कुछ बहुत भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां हमें बैच नंबर 99 मिला था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हवा तेजी से चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर चारों ओर से वही आवाजें आने लगी। हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक मेरे सामने जमीन अपने आप खोदने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोद रहा हो। मैं स्तब्ध था। धीरे धीरे जमीन से कुछ बाहर आने लगा, एक इंसानी खोपड़ी और उसके ठीक नीचे कंकालों का ढेर। मुझे समझ में आ गया कि आत्माएं अब चाहती थीं कि उनके सच को दुनिया के सामने लाया जाए। और तभी मैंने अपनी जेब में बैच नंबर 99 को महसूस किया। वह तप रहा था जैसे कोई आग का टुकड़ा हो। मैंने उसे जमीन में डाल दिया। हवा और तेज हो गई। चारों ओर की आवाजें और तेज होने लगीं। पेड़ की डालियां टूटने लगीं और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। जंगल में अब सिर्फ एक सर्द हवा बह रही थी। मुझे समझ में आ गया, अब ये आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। अब मुझे इन कंकालों को सही तरीके से बाहर निकालकर दुनिया को बताना था कि इस जंगल में जो कुछ हुआ था वह एक बड़ा अपराध था। मैंने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरा शरीर एक अजीब ताकत से ऊपर उठने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे एक अदृश्य शक्ति ने घसीटते हुए जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाना शुरू कर दिया। मैं पूरी ताकत लगाकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे चारों ओर धुंध और काली परछाइयां उभरने लगीं। अचानक मैंने देखा कि मुझे एक पुराने मंदिर के खंडहरों की ओर ले जाया जा रहा है। यह मंदिर शायद कई वर्षों से वीरान पड़ा था। दीवारों पर उग आई बेलों ने इसे पूरी तरह ढक लिया था। चारों ओर बिखरी टूटी मूर्तियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि यहां कभी कुछ भयंकर हुआ था। अचानक मंदिर के चारों ओर एक गूंज उठी, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की विक्रम। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन आत्माएं अब और गुस्से में थीं। मंदिर की टूटी दीवारों से सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मुझे यहां से बाहर निकलना था और सबसे जरूरी था श्राप तोड़ने का अनुष्ठान करना। मुझे याद आया कि आत्माओं ने कहा था कि अगर मैं आदिवासियों की हड्डियों को सम्मानपूर्वक दफना दूं और एक अनुष्ठान करूं तो शायद यह श्राप समाप्त हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने बैग से माचिस निकाली।
मुझे जल्दी करनी थी। मैंने चारों ओर देखा और मंदिर के अंदर जमीन में दबे कुछ कंकालों को निकाला। ये वही हड्डियां थीं जो आदिवासियों की थीं। उनकी आत्माएं अब भी इस जंगल में भटक रही थीं। जैसे ही मैंने हड्डियों को मंदिर के बीच रखा और अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, एक जोरदार झटका महसूस हुआ। पूरी जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और मंत्र पढ़ते हुए उन्हें आग के हवाले कर दिया। अय्यूम क्रीम कालिका नमः। मुझे नहीं पता यह मंत्र कहां से आया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, हवा और तेज हो गई। अचानक मुझे एक अजीब एहसास हुआ, मानो कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। रुको! मैंने चिल्लाया, लेकिन वह रुकी नहीं। मैंने और जोर से मंत्र पढ़ा, अय्यूम क्रीं कालिकाय नमः। आग की लपटें अचानक और तेज हो गईं। अब आत्माएं दर्द से चीख रही थीं, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही मैंने आखिरी मंत्र बोला, पूरा जंगल दहल उठा। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगीं और एक जोरदार चीख गूंजी, नहीं, हमें अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने देखा कि बैच नंबर 99 की आग और भड़कने लगी थी। अचानक मंदिर के खंडहरों में से एक विशालकाय परछाई निकली। उसकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। तो यह श्राप नहीं तोड़ सकता विक्रम। मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। मैंने देखा कि वे आत्माएं अब हवा में ऊपर उठने लगी थीं। उनके चेहरे अब क्रोध से शांति की ओर बदलने लगे। मैं समझ गया कि आत्माओं की मुक्ति करीब थी, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। और फिर बैच नंबर 77 अचानक हवा में ऊपर उठ गया और उसमें से एक चीख निकली, तुम यह श्राप नहीं मिटा सकते। और फिर वह जलकर राख बन गया। मैंने महसूस किया कि अब जंगल शांत हो रहा था। बैच नंबर 99 के जलकर राख बनने के बाद चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। हवा अब पहले जैसी ठंडी और भारी नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि आत्माएं अब शांत हो चुकी थीं। मंदिर के खंडहरों के बीच मैंने देखा कि एक एक करके सफेद धुएं की आकृतियां आकाश की ओर उठ रही थीं। उनमें से कुछ के चेहरे पहचान में आ रहे थे। विजय राठौड़, रमेश गुप्ता और बाकी वे सभी गार्ड्स जो इस जंगल के श्राप का शिकार हुए थे। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा हो। विजय राठौड़ की आत्मा मेरी ओर मुड़ी और धीरे से बोली, तुमने हमें मुक्ति दी विक्रम, लेकिन यह जंगल अब भी तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। लेकिन तब तक वे सभी आत्माएं रोशनी में बदल चुकी थीं और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गईं। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। क्या यह सब सच था? क्या मैंने वास्तव में इस जंगल को उसके श्राप से मुक्त कर दिया था, या फिर कोई और राज अब भी इस जंगल में छिपा था? कुछ देर तक मैं बस वहीं बैठा रहा। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो चुका था। कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं। कोई परछाई मेरे पीछे नहीं थी। कोई घड़ी अचानक नहीं रुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और खंडहर से बाहर निकलने लगा। रास्ते में मैंने देखा कि जंगल की सूखी हुई घास अब धीरे धीरे हरी होने लगी थी। यह देखकर मुझे यकीन हुआ कि मैंने शायद सच में इस श्राप का अंत कर दिया था। जैसे ही मैं जंगल के बाहर जाने लगा, मुझे एहसास हुआ कि सूरज निकलने ही वाला था। पूरी रात चली इस भयावह लड़ाई के बाद अब आखिरकार सुबह हो रही थी। मुझे यकीन था कि अब मैं सुरक्षित था, लेकिन तभी जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी जेब में बैच नंबर 99 रखा था, वैसा ही चमकता हुआ जैसा पहली बार मिला था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से
देखा था कि यह बैच जलकर राख बन गया था। तो फिर यह दोबारा मेरी जेब में कैसे आ गया? मुझे महसूस हुआ कि जंगल का सन्नाटा अब मुझे खौफनाक लगने लगा था। क्या आत्माएं मुझसे कोई खेल खेल रही थीं? या फिर क्या अब इस जंगल का श्राप मुझ पर आ गया था? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।